मैनेजर्स के फाउंडर सौरभ मुखर्जी। जानते हैं उनसे इस समय पोर्टफोलियो में क्या वो जोड़ रहे हैं और क्या ऑलरेडी जोड़ चुके हैं। शायद जो जोड़ रहे हैं वो तो नहीं बताएंगे, लेकिन जो जोड़ चुके हैं वो शायद बता देंगे। तो सौरभ जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आते हैं एक ओवरऑल मार्केट व्यू पर। हालांकि आप नॉर्मली टॉप डाउन कमेंट कम करते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा ज़रूरी है। जिस तरीके से ये मार्केट ने लास्ट 3 दिन में रैली दिखाई, खासतौर से डोमेस्टिक इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक्स ने और बैंक्स ने बीजेपी की बिग विक्ट्री के बाद, आपके हिसाब से क्या अब ये जो मार्केट ने एक अजम्पशन ले लिया कि 2024 का जो इकलौता रिस्क था वो आउट ऑफ द वे है, क्या ये मतलब इज इट टू सून टू अज्यूम दैट, या फिर ये ठीक है मार्केट की तरफ से सोचना इस तरीके से? देखिए, आई थिंक इलेक्शंस का मार्केट का इम्पैक्ट तो रहता है, लेकिन काफी शॉर्ट टर्म रहता है। टू द एक्सटेंट दैट शॉर्ट टर्म रहता है, ये साफ जाहिर था कि विदेशी निवेशकों में एक हेजिटेशन थी इंडिया में निवेश करने की। आप देखिए कि पूरा 2023 साल में सारा जोड़ जाड़ के आई थिंक विदेशियों ने केवल 5-6 बिलियन डॉलर लगाया है। नॉर्मल अगर वर्ष होता तो विदेशी करीबन 20 से 25 बिलियन डॉलर लगाते। तो वो जो विदेशियों की जो आशंका थी 2024 के बारे में, इलेक्शन के बारे में, वो अब घट जाएगी। एंड उस पैमाने उस मुताबिक विदेशी मुद्रा मेरे ख्याल से इंडिया में दबा के आएगी, क्योंकि ये इलेक्शन अनसर्टेनिटी तब निकल रही है जब ग्लोबल रेट साइकिल पीक कर रहा है। ये और डबली ये दोहरा बेनिफिट है इंडिया के लिए। रेट साइकिल पीक कर रहा है, मतलब रुपये की जो वीकनेस की आशंका थी वो भी चली जाएगी। अगली सरकार की रिस्क भी बाहर चले जाएंगे, विदेशी मुद्रा मेरे ख्याल से दबा के आएंगी। और लास्ट 2-3 दिन में 3-4 विदेशी निवेशकों ने खबर दी है कि वो इंडिया आ रहे हैं, हम इन लोगों के लिए पैसा निवेश करते हैं। तो इंडिया आके वो ग्राउंड लेवल पे इजाजा लेके इंस्पेक्शन करके और पैसा मेरे ख्याल से लगाएंगे। तो दूसरा मेरे ख्याल से काफी बड़ा रिस्क जो मिटिगेट हो रहा है इस प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स। प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स अभी भी ठीक चालू नहीं हुआ है। 2000 FY19 में जिस पैमाने पे प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स हो रहा था, मोटा मोटी उसी लेवल पे चल रहा है। इस दौरान गवर्नमेंट कैपेक्स करीबन 150% अप है क्यूमुलेटिवली, मतलब डबल से भी ज्यादा बढ़ गया है। तो मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स अब दबा के आएगा। रेट साइकिल ऊपर है, मतलब दिस पॉइंट इन रेट्स विल गो डाउन। कॉर्पोरेट इंडिया की बैलेंस शीट तगड़ी है, बैंक्स के पास पैसा है, एंड आई थिंक प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स अब आएगा। प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स रिलेटेड प्लेस आर वेरी डिफरेंट, अलग है वो PSU कैपेक्स प्लेस से। एंड आई थिंक ये दूसरी प्रकार की रैली हम देखेंगे अगले 1-2 साल में। ओके, अच्छा, बिल्कुल इस पर भी आते हैं वापस। एक कुछ और बात करेंगे आपसे, लेकिन मुझे आपसे एक अपडेट लेना जो आपने आई थिंक 2 महीने पहले शायद चैनल पर बोला था, जो आपने एक रीसेंट एडिशन किया था ट्रेंट। उसमें एक बहुत बड़ा मूव आया, मेरे ख्याल से 40-50% का शार्प मूव आया। क्या मार्केट अब इसमें फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा है, और क्या अब ये बहुत महंगा नहीं हो गया? मतलब जब आपने लिया था तब मुझे महंगा लग रहा था, और अब ये ऑलरेडी उसके बाद काफ़ी चल चुका है। हाँ जी, तो देखिए, पार्ट ऑफ द रीजन इतनी बड़ी मूव आई है कि ट्रेंड के जो Q2 रिजल्ट्स थे बिल्कुल ब्लो आउट रिजल्ट्स थे। इवन फॉर पीपल लाइक अस, हमने 1 साल दबा के काम किया था, काफी घूमे थे, स्टोर्स वगैरह देखे थे, मैनेजमेंट के साथ डिटेल में बात की थी। हम जैसे लोग भी चौकन्ना हो गए कि किस प्रकार से सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ करीबन 20% पे ग्रो कर रहा है, स्टोर की साइज बढ़ रही है, जूडियो दबा के ग्रोथ दिखा रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी भी दिखा रहा है। तो पार्ट ऑफ द रीजन फॉर द अप मूव जो आप स्क्रीन पे छलका रहे हो इज सेकंड क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद मार्केट ने अपना सोच, अपनी रवैया इस स्टॉक के बारे में बदल ली, नंबर्स अपग्रेड हुए। एंड देयरफॉर अगर इफेक्टिव बेसिस पे पीई मल्टीपल देखें, इफेक्टिव पीई इज मच लोअर देन मार्केट का पी। मार्केट सोचता है 110-120 की पीई है, हमारे कुछ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स और ट्रेंड के अंडरलाइंग प्रॉफिटेबिलिटी को एडजस्ट करने के बाद हमारा जो पी आता है करीबन 50-60 के आसपास आता है। तो दूसरी चीज जो मेरे को लग रही है मार्केट अब तक नहीं फोकस कर रही और समझ नहीं पा रही है, स्टार बाजार। हमारा जो इस वीकेंड भी गुजरे वीकेंड पे भी हमारे एनालिस्ट स्टार बाजार के कई दुकानों में घूम के आए। हमारा जो अनुमान है कि स्टार बाजार शीघ्र ही प्रॉफिटेबल बनने वाला है। ये ट्रेंड का ग्रोसरी फॉर्मेट है, लास्ट 10 साल से कभी ये पैसा बनाया नहीं, टेस्को के साथ जेवी है। स्टार बाजार की प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स में रिफ्लेक्टेड नहीं है, मार्केट ने स्टार बाजार की प्रॉफिटेबिलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं किया है। एंड मेरे ख्याल से ये एक फॉरवर्ड लुकिंग डेवलपमेंट है जो अगले 6-12 महीने में मार्केट अप्रिशिएट करेगा। वेस्ट साइड पैसा बनाता है, जारा पैसा बनाता है काफी सालों से, जूडियो दबा के पैसा बनाना शुरू कर रहा है, और स्टार बाजार की प्रॉफिटेबिलिटी राउंड द कॉर्नर है। इसलिए हमारे ख्याल से यहाँ पे लंबा रेस का घोड़ा बनने का चांस ट्रेंड का है। रिमेंबर कीजिए, टाइटन लास्ट 20 साल में 2000 गुना दिया है, क्योंकि टाइटन ने एक के बाद एक प्रॉफिट मशीन खोले।
कुछ हद तक मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटीज हैं कि ट्रेंड भी उसी प्रकार का मल्टीपल प्रॉफिट इंजन पे धंधा बना सकता है। और उसके मल्टीपल प्रॉफिट इंजन्स, और हमने देखा है ज़ूडियो, इनका वेबसाइट किस तरह की कमाल दिखा रहा है। और ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आप मेंशन कर रहे हैं कि स्टार बाजार जब प्रॉफिटेबल होगा तो और चार चांद लगेंगे। अच्छा सौरभ, जो आपने चर्चा की शुरुआत में मेंशन किया, एक तो एफआईआईज के पैसे की फ्लो, और जहां पर हमने कल ही वो आंकड़े देख लिए हैं, 5,000 करोड़ की कैश में खरीदारी हुई है। जिस तरह की डिलीवरी बेस्ड खरीदारी बैंकों में आती हुई दिखाई दे रही है, क्या बैंक्स उनकी टॉप प्रायोरिटी रहेंगे या फिर आपको कहीं और भी बड़े पैमाने पर वो पैसा फ्लो होता दिखाई दे रहा है, जिसमें शायद पहले ही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस आप जैसे निवेशकों का पैसा लगा है? तो उधर आपकी अप्रोच अब क्या रहेगी? आर यू गोइंग टू होल्ड या फिर कुछ कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी डीआईआईज करेंगे? तो देखिए, एफआईआई मुद्रा जब आती है, भारी पैमाने पे जब आती है, साल में 20, 30, 40 बिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं, तो जाहिर है बड़े काउंटर्स में ही जाएगा। मोटा मोटी निफ्टी 50 के अंदर प्रवेश होगा। और निफ्टी 50 में सबसे अंडर अप्रिशिएटेड स्पेस मेरे ख्याल से है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। जैसे आपके साथ हम लोग काफी साल से, 1 साल 2 साल हो गए डिस्कस कर रहे हैं कि कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, इसमें कुछ उछाल नहीं है, लेकिन प्रॉफिट बराबर 20-25% से भागी जा रही है। सो नेचुरली पहला जो उनका प्रहार होगा एफआईआई का, वो होगा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को के शेयर्स फटाफट उठा लिए जाएं। अच्छे कंपनी जब वाजिब दाम पे मिलते हैं, जाहिर है कोई भी निवेशक, विदेशी हो या डोमेस्टिक हो, उसको उठाएगा। मेरे ख्याल से द सेकंड प्रायोरिटी, हर्षदा, सेकंड प्रायोरिटी होगा प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स प्लेस पे फोकस करने का, राइट? तो ये एक बड़ा स्टोरी होगा अगले 2-3 साल में। एंड अगर प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स प्लेस में उस प्रकार का उछाल नहीं देखा गया है जितना कि पीएसयू कैपेक्स प्लेस में देखा गया है, सो से कंपनीज लाइक से कमिंस जैसा कंपनी, मेरे ख्याल से उस पर काफी इंटरेस्ट होगा। ये हमारे पोर्टफोलियो में फिलहाल नहीं है, हमने कुछ स्मॉल एंड मिड कैप्स प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स लिए हैं, बट लार्ज कैप प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स प्लेस की हमको खोज है। मेरे ख्याल से विदेशियों को भी इस एरिया में काफी दिलचस्पी होगी। सौरभ जी, क्या आपने बजाज फाइनेंस में थोड़ी ट्रिमिंग की है कॉन कॉल के बाद? हाँ जी, सो बजाज फाइनेंस गोइंग इनटू द Q2 रिजल्ट्स, हमको एक हमारे इंडिया के घूमने से ज्यादा से हमको डर लग रहा था कि अनसिक्योर्ड लेंडिंग में कुछ बबल सा बन रहा है। 25-30% से अनसिक्योर्ड लेंडिंग, स्पेशली स्मॉल टिकट अनसिक्योर्ड लेंडिंग भाग रहा था। तो हमने एक नोट भी डाला था अपने क्लाइंट्स को कि अनसिक्योर्ड लेंडिंग से हमको सावधान रहना है। Q2 कॉल्स में बजाज ने, एचडीएफसी बैंक ने, चोलामंडलम ने, तीनों ने खतरे की घंटी बजाई अनसिक्योर्ड लेंडिंग के बारे में। तीनों ने अपना, एचडीएफसी बैंक ने तो ऑलरेडी कट बैक कर दिया था, बजाज ने पुल बैक अनाउंस किया अनसिक्योर्ड लेंडिंग से। गिवन द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कमस्टांसेस, मतलब बजाज का कैपिटल रेज, अनसिक्योर्ड लेंडिंग पे वो कॉशन हाईलाइट कर रहे हैं, और काफी जबरदस्त स्टॉक चला था। हमने वहां पे पोजीशन घटाया, और वो जो हमने पैसा कमाया था, हमने वो एचडीएफसी बैंक की तरफ शिफ्ट कर दिया। एचडीएफसी बैंक 20 ईयर लोज पे है, पीई पे और पीबी पे। जैसे कि हमने काफी साल डिस्कस किया है, जबरदस्त बैंक है, कोई दूसरा बैंक इस प्रकार का परफॉर्मेंस लास्ट 3 साल, 5 साल और 10 साल में फंडामेंटल्स में नहीं लाया है। तो हमने बजाज से कमाई प्रॉफिट्स लिए, कुछ हद तक हमने एचडीएफसी बैंक पे लगाए। दैट बीइंग सेड, वी आर स्टिल बजाज फाइनेंस हमारे पोर्टफोलियो का काफी अहम हिस्सा अभी भी है, और एचडीएफसी बैंक और बड़ा हिस्सा बन गया है हमारे पोर्टफोलियो का। सौरभ, इन द लास्ट 3 डेज कुछ नया आइडेंटिफाई किया है या कहीं पर आपने और पैसा कमिट किया है? देखिए, अभी लास्ट 3 डेज में कुछ खरीदे नहीं है, आइडेंटिफाई जरूर किया है। प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स प्लेस पे हमारी फोकस है। लार्ज कैप में खोज रहे हैं, बट स्मॉल कैप में 2 प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स प्लेस मिले हैं, तो धीरे धीरे उस पे पोजीशन बनाना शुरू करेंगे। स्मॉल कैप में लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है, बट मेरा जो टेक है कि प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स में हमको भारी इम्पैक्ट दिखेगा। जस्ट टू गिव यू अ सेंस किस हद तक प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स बूम कर सकता है। टिपिकली इंडिया में सरकारी कैपेक्स इज 20% ऑफ टोटल कैपेक्स, प्राइवेट सेक्टर इज 80%। फर्स्ट 6 months ऑफ करंट फिस्कल सरकारी कैपेक्स और प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स सेम लेवल पे चल रहे हैं। दैट इज वेरी अनयूजुअल। मेरे ख्याल से सरकारी कैपेक्स थोड़ा घटेगा और प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स जबरदस्त चढ़ेगा, और इसलिए स्मॉल कैप स्पेस में हम कुछ और प्लेस आइडेंटिफाई किए। आप लोगों को याद होगा, हमने 3 महीने पहले आरएचआई मैग्नेसिटा लिया। दैट इज अ प्ले ऑन प्राइवेट कैपेक्स जनरली। आरएचआई मैग्नेसिटा स्टील इंडस्ट्री का अहम एंसिलरी प्रोवाइडर है, फर्नेसेस का लाइनिंग प्रोवाइड करता है। स्टील इंडस्ट्री जैसे आप देख रहे हो बूम करेगी, आरएचआई मैग्नेसिटा मेरे ख्याल से बेनिफिशियरी रहेगा।
ग्राइंडवेल नॉर्टन भी हमारे पोर्टफोलियो का 4-5 साल से हिस्सा है। अब्रेसिव्स बनाता है, अब्रेसिव्स ऑटो कंपनीज को चाहिए होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को चाहिए होती है। तो इस प्रकार के हाई क्वालिटी स्मॉल एंड मिड कैप कैपेक्स प्लेस व्हिच हैव मोर स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स, अच्छे मोड्स। इससे फायदा क्या होता है, कैपेक्स का अपसाइड मिलता है, लेकिन जब कैपेक्स साइकिल नीचे जाती है आपका पोजीशन फट नहीं जाता, आपको डाउनसाइड प्रोटेक्शन मिल जाती है। अच्छा, एक स्टॉक जो आपका सबसे मेरे ख्याल से ऑल टाइम फेवरेट रहा है उसकी बात करते हैं एक बार ज़रा, नेस्ले की, क्योंकि इस साल भी करीब मतलब क्वाइटली ये स्टॉक मूव करता है। मेरे ख्याल से 25-30% इस साल भी मूव कर चुका है। यहाँ हाँ पे जी, करेक्शन आती ही नहीं है, बीच बीच में सेम कंसोलिडेट नहीं मोड का करता है। जलवा है कुछ हद तक। से दो हाँ। अगर हम नेस्ले को थोड़ा गौर से देखें, एंड इसलिए मेरे को ये स्टॉक बहुत पसंद आता है। सिंपल सी कंपनी है, लेकिन अगर गौर से देखा तो बहुत फायदा मिलता है। इसका जो मोट है करीबन 90-95% शेयर ऑफ इन्फेंट मिल्क पाउडर, वो मोट को तोड़ना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो वो हमेशा एक स्टॉक का एक सेंट्रल फीचर होना चाहिए, मोट को तोड़ना नामुमकिन होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो इस कंपनी ने बखूबी से किया है, प्रीमियमाइज किया है अपने आउटपुट को, राइट। बाकी तेल साबुन के जो कंपनी है, बाकी एफएमसीजी कंपनी थोड़ा पीछे रह गए। वो तेल साबुन गरीबों को बेचते रह गए, लो इनकम लोगों को बेचते रह गए, वॉल्यूम ग्रोथ उनकी 2-3% पे रह गया। अगर आप देखें नेस्ले की वॉल्यूम ग्रोथ हर साल 10% पे भागती है। वो प्रीमियम कैटेगरी में नॉट जस्ट बेबी मिल्क पाउडर बेच रहे हैं, कॉफी बेच रहे हैं, मिल्कमेड बेच रहे हैं, मैगी बेच रहे हैं, पेट फूड बेच रहे हैं, बच्चों के लिए बियॉन्ड मिल्क प्रोडक्ट्स, दूसरे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। कांस्टेंट री-इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स टू क्रिएट अ प्रीमियमाइज्ड ऑफरिंग इंडिया के अपर मिडिल क्लास और एफ्लुएंट फैमिलीज के लिए। 10% वॉल्यूम ग्रोथ, 12-13% प्रॉफिट ग्रोथ, आपका हाई टीन्स में कैश फ्लो कंपाउंडिंग, और पूरा आधा कैश फ्लो वापस इन्वेस्ट किया जाए इस विशाल इकोनॉमी का फायदा उठाने के लिए। इस प्रकार से कोई दूसरा एफएमसीजी कंपनी नहीं किया है। स्ट्रेटेजिकली क्लियर हेडेड एंड हेवी री इन्वेस्टमेंट बैक इनटू द इंडियन इकोनॉमी। इनफैक्ट सौरभ, आपसे पहले जब बातचीत हुई है आपने मेंशन किया कि रियल एस्टेट पे आप इतने इंथूज नहीं रहते हैं, लेकिन इस पॉकेट ने एक बहुत बढ़िया मौका भी दिया है निवेशकों को। आपका ज़्यादा ध्यान बिल्डिंग मटेरियल वाली कंपनियों पर रहा है, जिसमें पिडिलाइट रहा, आपका एस्ट्रल जैसे ट्रेड्स रहे। यहाँ पर अभी कंसिडरिंग इन स्टॉक्स में बहुत तगड़े गेन्स देखने को मिले हैं, किस तरह का फॉलो थ्रू, किस तरह का एक्शन आगे बनता हुआ दिखाई देगा? तो देखिए, बिल्डिंग मटेरियल्स में मेरे ख्याल से और अपसाइड है, बिकॉज अगर आप देखें, अगर रेट साइकिल चोटी पे है, जैसे जैसे रेट्स अगले 2 साल 3 साल में नीचे की तरफ जाएंगे, जाहिर है होम लोन की खरीदारी और बढ़ेगी। साथ ही साथ मेरे ख्याल से भारत सरकार का और स्टेट गवर्नमेंट्स का एक फोकस रहेगा कि लोअर इनकम स्ट्राटा को अफोर्डेबल हाउसिंग दिया जाए। इन दोनों दोनों ड्राइवर्स से बिल्डिंग मटेरियल्स का प्रोत्साहन बढ़ता रहेगा। हमारे स्मॉल कैप पोर्टफोलियो हमने लास्ट 3 महीने में सेरा सैनिटरी वेयर लिया है। बहुत साल पहले, 5 साल पहले हम इसके शेयर होल्डर होते थे, शायद बेचना नहीं चाहिए था, एनीवे 4 साल पहले बेचा था। हाल ही में लास्ट 3 महीने में फिर से सेरा सैनिटरी वेयर के हम शेयर होल्डर्स बन गए हैं। जैसे सबको पता होगा, सैनिटरी वेयर का नंबर 2 प्लेयर है। वर्किंग कैपिटल साइकिल उन्होंने कमाल का श्रिंक किया है लास्ट 5 साल में। 110 दिन से 70 दिन का वर्किंग कैपिटल साइकिल श्रिंक कर दिया है। प्रॉफिटेबल तो बराबर था, अब हेविली कैश जनरेटिव भी बन गया है। तो स्मॉल कैप में हमारे पास सेरा है, मिड कैप में एस्ट्रल और पीडिलाइट है, लार्ज कैप में एशियन पेंट्स है। हम 2-3 और स्मॉल कैप बिल्डिंग मटेरियल्स कंपनीज खोज रहे हैं, राइट। आई थिंक कुछ आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है और कुछ काम बाकी है, अगले 2-3 हफ्ते में वो खत्म करेंगे। एंड बिल्डिंग मटेरियल्स बट लेसर नोन नेम्स, बट येट कैटेगरी लीडर्स जो अपने अपने छोटे छोटे नीशेस में डोमिनेंट हैं, वो उनको खरीद के हमारी उम्मीद है कि अगले 2-3 साल में जैसे ये रियल एस्टेट का साइकिल जारी रहेगा, बिल्डिंग मटेरियल्स के जरिए से हम कमा पाएंगे। ओके, अच्छा, टू व्हीलर स्टॉक्स हैं क्या आपके पोर्टफोलियो में कोई भी, सौरभ, बड़ी रैली आई हो? 3 महीने पहले हमने आइशर मोटर्स में पोजीशन बनाई थी। तो वो इकलौता ऑटो ईएम हमारे पोर्टफोलियो में। मेरे को जो बाकी टू व्हीलर कंपनीज लगते हैं उसमें हम लोगों को कुछ खास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिखती नहीं है। आइशर मोटर्स एंड स्पेसिफिकली रॉयल एनफील्ड का जो प्रीमियम बाइक्स का ऑफरिंग है लास्ट 10-15 साल से, वन ऑफ द फ्यू मोटेड प्लेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाला खिलाड़ी है प्रीमियम बाइक्स में। तो इसमें हमने
3 महीने पहले पोजीशन बनाया था। दूसरी वजह जो हमको आइशर मोटर्स पसंद आ रही है, हमारे ख्याल से मार्केट वॉल्वो आइशर का जो ट्रक्स बिजनेस है उसको अंडर अप्रिशिएट करता है। वॉल्वो आइशर का ट्रक्स बिजनेस इन हैवी ट्रक्स मार्केट शेयर गेन कर रहा है स्टेडीली। ईवी ट्रक्स में भी प्रवेश किया है, एंड मेरे ख्याल से VECV का जो वॉल्वो आइशर का जो ट्रक्स बिजनेस है, दिस विल बिकम अ बिग पार्ट ऑफ देयर अर्निंग्स ओवर द नेक्स्ट 3-4 इयर्स। इकोनॉमी को जो उछाल है, कैपेक्स साइकिल को जो अपलिफ्ट है, वॉल्वो आइशर को मदद करेगा मोर देन टाटा मोटर्स एंड अशोक लेलैंड। मेरे ख्याल से ये नेग्लेक्टेड एस्पेक्ट है आइशर मोटर्स के फॉर्मिडेबल प्रोडक्ट लाइनअप का। रॉयल एनफील्ड अप्रिशिएटेड है, वॉल्वो आइशर लेस अप्रिशिएटेड है, एंड इसलिए आइशर मोटर्स में हमने हमारे मिड कैप पोर्टफोलियो राइजिंग जायंट्स में एक पोजीशन बनाया। 3 महीने पहले ये एक्चुअली काफ़ी कंसर्न थी, इस पे बड़ा मूव आ गया 3 महीने में। तब उस समय जब हीरो की बाइक वो हार्ली लॉन्च हुई थी, आपका बजाज का भी लॉन्च हुआ था, आपके हिसाब से उससे डरने की ज़रूरत नहीं है मार्केट में बिल्कुल भी? देखिए, ये होता है इंडिया में ब्रोकर लोगों का जलवा। वो ब्रोकर लोग नोट लिखते हैं कि एशियन पेंट्स को टक्कर देगा ग्रासिम, बजाज फाइनेंस को टक्कर देगा जियो फाइनेंस, रॉयल एनफील्ड को टक्कर देगा हार्ली। तो सिंस आई वाज अ ब्रोकर माई सेल्फ, मेरे को समझ आता है ये ब्रोकर लोग करते हैं लोगों को परेशान करके थोड़ा सा खरीदारी बेचारी लिखवाने के लिए। तो ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, रिसर्च करके समझना चाहिए कंपनी की स्ट्रेंथ कहाँ से है। वाई इज इट दैट ओवर 10-15 ईयर्स कोई दूसरा खिलाड़ी रॉयल एनफील्ड को टक्कर नहीं दे पाया? ऐसा तो था नहीं कि 10-15 साल में कोई भी इसको टक्कर देने के लिए आया नहीं। कई लोग आए, जावा आया, यजदी आया। इसको चैलेंज आइशर मोटर्स इन द प्रीमियम बाइक्स कैटेगरी बहुत मुश्किल काम है। अगर आप मार्केट शेयर का थोड़ा आई थिंक 90%, 95% मार्केट शेयर, मानिए 90 भी हो जाए, रॉयल एनफील्ड विल स्टिल मेक अ लॉट ऑफ मनी फॉर आइशर मोटर्स। जैसे मैं बोल रहा था, जो VECV का ट्रक्स बिजनेस है उसको तो मार्केट कोई अहमियत देता ही नहीं है, एंड येट दे हैव बिल्ट अ फॉर्मिडेबल हेवी ट्रक्स बिजनेस। जैसे जैसे इंडिया की सड़कें इंप्रूव हो रही हैं, इंडिया की इकोनॉमी बड़ी हो रही है, हेवी ट्रक्स आर बिकमिंग अ बिगर एंड बिगर पार्ट ऑफ आवर हाईवे ट्रैफिक। वहां पे VECV बढ़िया खेल रहा है, तो इसलिए हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया ब्रोकरेज के चूचा में कि हार्ली आ रहा है या कोई दूसरा कंपटीशन आ रहा है। सौरभ, आज बहुत फ़ोन आएंगे आपको वैसे सेल साइड ब्रोकरेजेस के, मतलब आप वैसे ही काफ़ी पॉपुलर हैं, आपको पता ही होगा। लेकिन आज और पॉपुलर होंगे, क्योंकि ये जो क्लिप है ना, ये आपकी वायरल हो जाएगी। आज आप देख लीजिएगा जो आपने बोला है अभी सेल साइड ब्रोकर्स के लिए। So, मैं भी सेल साइड ब्रोकर था, तो अच्छी जॉब है, बहुत इंटरेस्टिंग जॉब है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, नहीं मुझे याद है, क्योंकि जब आप सेल साइड के ब्रोकर थे तो आपको खुद कॉल्स आती थी 1-2, और आप मैं एक बार मिलने आया था आपसे, आपने बताया था, ऑब्वियसली नाम नहीं लूंगा मैं, वो जहाँ से आपको कॉल आई थी 1-2 बार। लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जो आज आपने बोला है रजता, मेरे ख्याल से आज की वायरल क्लिप मिल गई हमको। मोस्ट डेफिनेटली सर। बढ़िया। हाँ, जाने से पहले टेक्नोलॉजी में कुछ इंटरेस्ट उभर रहा है या नहीं सौरभ? देखिए, TCS में हमारा काफी सालों से, आई थिंक 4 साल से पोजीशन है, बरकरार है। टाटा एलेक्सी और LTTS, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज में लास्ट 3 साल में पोजीशन बनाया है। वी आर वेरी हैप्पी विद दैट एज वेल। सो टाटा एलेक्सी, LTTS इन इंजीनियरिंग R&D और TCS इन IT सर्विसेज, दीज आर आर टेक्नोलॉजी प्लेस। मेरे को यहाँ पे उतनी कुछ आशंका नहीं होती। काफी लोग खरीदा बेची करते हैं कि ग्लोबल IT साइकिल यहाँ है वहाँ है। जहां तक मेरे को नजर आता है, वी आर इन द मिडिल ऑफ अ टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन। क्लाउड आ रहा है, AI आ रहा है, दुनिया के सारे बड़े कंपनीज को क्लाउड और AI की तरफ बनना पड़ेगा, और जैसे जैसे वो बढ़ेंगे, हिंदुस्तानी IT सर्विसेज कंपनीज को और इंजीनियरिंग R&D सर्विसेज को बिजनेस मिलता रहेगा। तो बड़ा पोजीशन बना के शांति से बैठे रहना मेरे ख्याल से यहाँ पे इज द राइट वे टू गो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। कई सारे